जय हिंद बच्चों। पाइनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने पिछली वीडियोज में चैप्टर नंबर 8 की ट्रिग्नोमेट्रीज को समझा है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसके बेसिक के बारे में बताऊंगा और इसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एक बड़ा क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर को समझाने के लिए कुछ बेसिक चीजें आपको समझनी सबसे पहले जरूरी है। वो क्या है समझिएगा। देखिए बॉस, बात ऐसी है, सबसे पहले जब हम इस चैप्टर को करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जो चैप्टर नंबर 9 है क्लास 10th के लिए, उसमें बॉस सबसे पहले जो आपको समझनी है चीज, वो समझनी है एंगल के बारे में। एंगल के बारे में देखिए, दो तरह के एंगल होते हैं हमारे। एक होता है, याद रखिएगा इस चैप्टर को करने के लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो दूसरा एंगल होता है उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन। दो तरह के एंगल होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जरा समझिएगा। बॉस मान के चलिए ये एक बच्चा यहां पे खड़ा हुआ है, ये बच्चा यहां पे खड़ा हुआ है और इसके सामने यहां पर एक टावर है, एक बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और यहां पे खड़े होकर के क्या कर रहा है, वो इस टावर के टॉप को, इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। जब ये बच्चा यहां पे खड़े होकर के इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो यहां पे जो एंगल ये बना रहा होगा, जमीन पे खड़ा होकर के ये जो एंगल बना रहा होगा ऊपर की तरफ देखते हुए, ऊपर की तरफ देखते हुए, तो ये जो एंगल बना रहा होगा, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे आप कभी कुतुब मीनार देखने जाते हैं, तो आप जहां पे खड़े हैं कुतुब मीनार बहुत ऊंचा है, तो जब आप अपनी गर्दन उठा के कुतुब मीनार के टॉप को देख रहे हैं, तो आपकी गर्दन पे या आपकी आंखों पे जो एंगल बन रहा है, वो एंगल क्या कहलाएगा, याद रखिए एंगल ऑफ एलिवेशन। आप जब पतंग उड़ाते हैं, जब भी पतंग उड़ाने का टाइम आता है, तो पतंग जब उड़ा रहे होते हैं तो आपकी आंख और आपके हाथ से डोर जा रही होती है पतंग की तरफ, तो आप अपनी आंखों से जब पतंग को देख रहे हैं, तो आपकी आंखों से जो पतंग के लिए जो एंगल बन रहा होगा, वो एंगल क्या कहलाएगा, याद रखिए एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन इसका रिवर्स एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, वो समझिए। जब हम किसी चीज को नीचे की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ का मतलब, भाई मान के चलिए आप एक ऐसी बिल्डिंग में रहते हैं जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, बहुत सारे फ्लोर हैं उसमें, मान के चलिए 15-16 फ्लोर हैं, और वहां पर जाके आप यहां पे खड़े हो गए हैं, और यहां पे खड़े होने के बाद रोड पर एक, मान के चलिए सड़क पर कोई कार खड़ी है, और कोई बच्चा इस बिल्डिंग पे टॉप पे खड़े होकर इस कार को देख रहा है कि कार कौन से कलर की है, कहां जा रही है, वगैरह वगैरह। तो यहां पे टॉप पे जो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या भला, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों को समझना जरूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चनों में इसकी जरूरत पड़ेगी। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब आप अपवर्ड मोशन में ऊपर की तरफ देखेंगे, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, जब आप नीचे की तरफ देखेंगे। लेकिन एक बात ये भी समझनी है आपको कि जब आप 9th क्लास में थे तो आपको पढ़ाया गया था कि जब भी दो पैरेलल लाइन होती हैं, जैसे ये और ये पैरेलल लाइन है, और उनके बीच में जब z बनता है, तो इस z के सिचुएशन में ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, अल्टरनेट एंगल। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। अब मैंने ये क्यों बताया, जरा सुनिएगा। हमें क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा होगा तो ठीक है, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है तो कुछ एडजस्टमेंट करके पहले हम लोग उससे बेस पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे और तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम अगली बात करेंगे, जिसका भी यूज इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा होने वाला है। देखिए होगा क्या, ये आपको फर्स्ट क्लास में ही ऑलरेडी बताया जा चुका था कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री में कुल मिला के 6 फंक्शंस थे हमारे, जिसको पहले ही समझाया जा चुका है। एक बार मैं दोबारा याद दिला दूं आपको। आपकी ट्रिग्नोमेट्री में टर्म्स कौन कौन सी थी, एक होती है साइन थीटा, दूसरा होता है बच्चों कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। हमारा फॉर्मूला था ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दरअसल इसकी जरूरत क्या पड़ेगी, कैसे पड़ेगी, जरा समझिएगा। सबसे पहले जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा किसके इक्वल है, तो साइन थीटा क्या होगा, P अपॉन में H। P अपॉन में H मतलब बाय डिफॉल्ट P का मतलब हमेशा होगा, याद रखिएगा, परपेंडिकुलर। H अगर दिखाई देगा तो H का मतलब होगा हाइपोटेन्यूस, और इसके बाद
बी का मतलब होगा, याद रखिए क्या वाला, बेस। तो साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये साइन थीटा है। अगर यहीं पे पूछा जाए क्या, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होगा बच्चों, एच अपॉन में पी। एच अपॉन में पी मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। इसी तरह से अगर मैं कॉस थीटा पूछूं तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच। लेकिन कॉस के बाद अगर सेक थीटा पूछूं तो सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा एच अपॉन में बी। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा कोने वाला ये पी अपॉन में बी के होगा इक्वल, यानी कि टेन थीटा होगा पी अपॉन में बी। और कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा होगा बच्चों, कॉट थीटा होगा बी अपॉन में पी, बी अपॉन में पी, दैट इज बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। यानी कि अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उन सभी क्वेश्चनों में इन कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा। तीसरा, पहला तो मैंने बताया एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दूसरा मैंने बताया ये पंडित बद्री प्रसाद परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस के बारे में। और तीसरा जो हम लोगों ने एक्सरसाइज करी है जस्ट प्रीवियस 8.2 में हम लोगों ने क्या करा था, एंगल्स के बारे में बात करी थी, साइन 30, कॉस 30, tan 45, साइन 45 वगैरह वगैरह। तो वो भी आपको वैल्यूज याद रहना जरूरी है। अब कैसे करेंगे उसे समझते हैं जरा। आपकी बुक में जो एनसीईआरटी है उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 9.1, उसका मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। मैं हर क्वेश्चन को पहले लिखूंगा फिर कॉन्सेप्चुअली उसे सॉल्व करूंगा ताकि आपको बार बार बुक देखने की जरूरत ना पड़े। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले डायग्राम बनाऊंगा फिर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कॉन्सेप्ट क्या है ये। तो देखिएगा जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बॉस, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग, चल रहा है, इस सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक 20 मीटर लंबी रस्सी पे चल रहा है, रस्सी पे चल रहा है, आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर। वर्टिकल का मतलब होता है बच्चों सीधा सीधा। अगर ऐसे है, ये पेन है, मार्कर है, अगर मैंने ऐसे रखा तो ये हॉरिजॉन्टल कहलाएगा, लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे खड़ा कर देता हूं तो ये वर्टिकल कहलाएगा, वर्टिकल। तो क्या बोला है जरा सुनिएगा, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो चल रहा है किस पे, एक 20 मीटर लंबी रोप रस्सी पे। कौन सी रस्सी पे, विच इज टाइटली, जो टाइट से स्ट्रेच्ड बंधी हुई है, एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मतलब एक रस्सी है, कमाल की रस्सी है। कमाल की रस्सी कैसे, पहले बच्चों समझो ये एक पोल है। अब इस पोल को हमने क्या कर रखा है, एक रस्सी से बांध रखा है। रस्सी कहां से बांध रखी है, ये जो आपका टावर है, ये जो पोल है सॉरी, इस पोल के टॉप को रस्सी से बांधा गया और उस पोल को बांधने के बाद उस रस्सी को हम कहां पे लेकर आए हैं, जमीन पर लेकर आए हैं, ग्राउंड पर लेकर आए हैं और हमने यहां पे रस्सी को क्या कर दिया है, बांध दिया है। यानी कि ये रस्सी है, इस पे वो सर्कस आर्टिस्ट याद रखिए चल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है। और ये रस्सी कहाँ पे बंधी हुई है, इसका एक सिरा, एक जो किनारा है वो इस पोल के टॉप से बंधा हुआ है और दूसरा खींच करके कहाँ बंधा हुआ है, ग्राउंड पे। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये जो रस्सी है इसकी जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक वो कितनी है, 20 मीटर है। इसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट बतानी है। पोल तो ये है और पोल की हाइट पता लगानी है। इफ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। इस रस्सी ने, इस रोप ने जो ग्राउंड के साथ बच्चों एंगल बनाया है वो कितना डिग्री का एंगल बनाया है, 30 डिग्री का एंगल बनाया है। सबसे पहले ये जो डायग्राम बनाने का काम है सबसे जरूरी है। अगर डायग्राम आपका गलत बन गया तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। डायग्राम अगर सही है तो सॉल्यूशन भी सही है और क्वेश्चन समझ में आसानी से आ जाता है। और हर क्वेश्चन में याद रखिए राइट ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर राइट ट्रायंगल पर ही बेस्ड है। तो अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, सबसे पहले जब भी कोई ट्रायंगल बनाए तो उसका नामकरण जरूर कीजिए। ये है ए, ये है बी और ये है सी, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों, क्योंकि जो वो पोल है ना वो वर्टिकल ऐसे सीधा खड़ा होगा, लहराते लहराते तो नहीं खड़ा होगा, सीधा ही खड़ा होगा। तो अब यहाँ पे समझिएगा मैं कुछ चीज़ें पूछ रहा हूँ। यहाँ पे हमारा बच्चों थीटा एंगल है 30 डिग्री। तो याद रखिए, मैं वो पूछूं अगर आपसे क्वेश्चन करने से पहले कि इसमें कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, तो शुरू की वीडियोस में भी मैंने बता रखा, फर्स्ट वीडियो में, कि जहाँ पे थीटा 30 डिग्री का एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, उसके सामने वाली जो साइड है ये कहलाएगी आपकी परपेंडिकुलर। ये तो बाय डिफॉल्ट हाइपोटेन्यूज है और नीचे वाली साइड क्या बन जाएगी, बेस। अब इस क्वेश्चन में मेरे को क्या करना है बच्चों, टावर की हाइट पता लगानी है। तो टावर की हाइट पता लगानी है तो टावर की हाइट मैं क्या मान लेता हूं, h मान लेता हूं।
तो क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे जरा सुनिएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूं क्या कि लेट द हाइट ऑफ पोल, वो जो पोल है बच्चों उसकी हाइट कितनी है, तो हम मान लेते हैं उसकी हाइट कितनी है, h मीटर है। इस टावर इस पोल की हाइट h मीटर है। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन में एंड लेंथ ऑफ रोप, ये जो रोप डाली गई है इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, तो इसकी लेंथ है 20 मीटर। और यहां पे एंगल ACB जो आपका बना है, ACB जो एंगल बना है वो बना है 30 डिग्री। इस टॉपिक को करने के लिए मैं एक बात कहूंगा शुरू में, उसे ध्यान से रखिएगा। इस टॉपिक में याद रखिएगा कि जो साइड आपको फाइंड करनी है उसे लिखना है हमेशा ऊपर, और जो साइड आपको गिवन है उसे लिखना है नीचे। ये एक कहते हैं रामबाण सॉल्यूशन है हर क्वेश्चन का, कि जो भी आपको फाइंड करना है, याद रखना, जो भी आपको फाइंड करना है उसे न्यूमरेटर में, जो भी साइड फाइंड करनी होगी उसे न्यूमरेटर में रखेंगे, और जो भी साइड आपको क्वेश्चन में गिवन होगी उसे रखेंगे डिनोमिनेटर में। अब इस क्वेश्चन पर आइएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में अगर मैं कहूं तो इस ट्राइंगल में सर ये वाली साइड आपको गिवन है, कौन सी साइड गिवन है, हाइपोटेन्यूज, और कौन सी साइड आपको फाइंड करनी है, तो फाइंड आपको पोल की हाइट करनी है। और मेरे इस डायग्राम में पोल को मैंने किससे डिनोट किया है, AB से, AB का मतलब H से, यानी कि कुल मिला के मैं कह सकता हूं मुझे फाइंड करनी है ये वाली साइड AB, और गिवन कौन सी साइड है, AC। तो सुनो बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहां पे क्या लिखते हैं, इसके बाद यहां पे लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ले लेते हैं ABC। अगर बच्चों मैं इस ट्राइंगल ABC को लूं, अगर ट्राइंगल ABC को लूं तो देखिए जरा मैंने क्या लिखना है इसके बाद, जो फाइंड करना है उसे ऊपर और जो गिवन है उसे लिखते हैं नीचे। क्या फाइंड करना है मेरे को बच्चों, मुझे इस डायग्राम में फाइंड करना है किसे, इस वाली साइड को, और इस वाली साइड को आपने क्या नाम दे रखा है, H। गिवन क्या है, ये वाली साइड, ये वाली साइड को क्या मान रखा है आपने, क्या नाम दे रखा है, 20। अब मुझे को एक बात बताइए, ये H अपॉन में मैंने 20 लिखा, H का मतलब क्या है, H का मतलब है ये कौन सी साइड कहलाएगी, परपेंडिकुलर। नीचे क्या लिखा है 20, 20 कौन सी साइड होगी, 20 ये वाली साइड होगी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोटेन्यूज। मतलब यहां पे एक तरह से क्या बन रहा है, ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, बस मैं ये आपको हाईलाइट करके समझाने के लिए बता रहा हूं। ये जो H लिखा है इसका मतलब एक तरह से क्या है, परपेंडिकुलर, और जो 20 लिखा है ये इस डायग्राम में कौन सी साइड है, हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को एक तरह से यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, देखिए जरा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो P अपॉन में H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है बच्चों, साइन थीटा के इक्वल होता है। तो H अपॉन में 20 साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे साइन तो मैं लिखूंगा, साथ ही साथ में एंगल लिखूंगा, जो एंगल इस ट्राइंगल में बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है बच्चों, 30 बन रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं क्या, कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे मैं साइन थीटा लिखता, लेकिन थीटा का क्या मतलब होता है, एंगल। एंगल आपको गिवन है 30, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, थीटा के बदले 30 को रिप्लेस किया। अब H अपॉन में 20 एज इट इज, साइन 30 की वैल्यू 8.2 मैंने पढ़ाया था, उसमें टेबल बनाना भी आपको सिखाया था, उसमें बताया गया था कि साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को H से करेंगे 2H, 20 को 1 से करेंगे 20, तो H क्या आएगा बच्चों, 20 अपॉन में 2 यानी कि 10, यानी कि H आ जाएगा 10। तो केवल इतना लिख के छोड़ मत दीजिएगा, लास्ट में जरूर लिखिए कि सो द हाइट ऑफ पोल, उसने पोल की हाइट पूछी थी, तो सो द हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट कितनी होगी बच्चों, तो पोल की हाइट होगी 10 मीटर्स। यह हमने निकाला टावर की पोल की हाइट को। याद ये रखना है कॉमन सेंस की बात, कि जो साइड फाइंड करनी है उसे न्यूमरेटर में और जो गिवन है उसे डिनोमिनेटर में। ये वाली साइड लिखी थी ऊपर, मैंने लिख दी H, और गिवन कौन सी साइड है, 20 से नीचे लिखी। H आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, यहाँ पे साइन लिखा और थीटा के बदले एंगल रिप्लेस किया 30, सिंप्लीफाई किया, हमारा आंसर आया। प्लीज नोट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा खास है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक का 9.1 का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आए हुए हैं। इसमें थोड़ी खास बात क्या है जरा सुनिएगा। आपने अक्सर देखा होगा इस क्वेश्चन को करने से पहले कि जब आंधी तूफान कहीं पर आता है, तो आंधी तूफान जब बहुत ज़्यादा तेज से आता है तो अक्सर पेड़ उखड़ जाते हैं ज़मीन से। कुछ पेड़ तो ज़मीन से उखड़ जाते हैं
और कुछ पेड़ ऐसे ज़्यादा ऊंचे होते हैं तो प्रेशर ज़्यादा लगने की वजह से ज़मीन से तो नहीं उखड़ते, लेकिन बीच में टूट करके सड़कों पर गिर जाते हैं। एक बात ये भी याद रखनी है कि जो पार्ट, मान के चलिए पूरा का पूरा पेड़ है, अगर हवा लगी जोर से तो पेड़ अगर बीच में से, जमीन से नहीं, पेड़ ऊपर से अगर बीच में से टूट जाता है तो टूटने के बाद पेड़ कहाँ गिर जाता है? नीचे। लेकिन जो चीज़ पेड़ की नीचे लटकी हुई है, याद रखिए वो कभी पहले हवा चलने से पहले कहाँ थी? ऊपर थी। दरअसल मैंने क्यों बोला, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसका यूज है यहां पर, समझिएगा। अ ट्री ब्रेक्स, एक पेड़ टूटता है ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी की वजह से, एंड ब्रोकन पार्ट, और टूटा हुआ पार्ट बेंड्स, मुड़ जाता है, झुक जाता है, सो दैट इस तरह से द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। पहले इतना पढ़ते हैं, बस मान के चलिए, समझ के चलिए कि मान के चलिए ये पूरा का पूरा एक पेड़ था, यहां से यहां तक एक पूरा का पूरा क्या था? पेड़ था। अब हुआ क्या, यहां से आंधी चली, आंधी चली, आंधी चली, खूब तेज हवा चल रही है। हवा इतनी तेज चली कि पेड़ कहीं बीच में से क्या हो गया? टूट गया। और टूटने के बाद जो ऊपर वाला पार्ट था वो टूट करके कहां गिर जाएगा? नीचे गिर जाएगा। यानी कि ये वाला पार्ट अब कहां पहुंच जाएगा बच्चों? टूट करके नीचे पहुंच जाएगा, मान के चलिए यहां पर। अब जब जमीन पे पहुंच गया, और ये क्या है? आपकी जमीन है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहूंगा, जो ये आसमान में, यानी कि जो पार्ट ये ऊपर था वही पार्ट टूट करके यहां नीचे पहुंच गया। अगर ये मान के चलिए 5 मीटर का था तो ये भी 5 मीटर ही होगा, ये 7 मीटर का था तो बाय डिफॉल्ट ये भी 7 मीटर ही होगा। अब आगे पूछा है, क्वेश्चन में क्या बोला है? द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। ये जो ट्री था इसका टॉप यहां पर था, जब हवा चली टूट गया बेचारा, तो जो ऊपर था टॉप वो जमीन पर आ गया, ये जमीन को टच कर रहा है। और ये टॉप जब जमीन को टच कर रहा है तो नॉर्मल टच ही नहीं कर रहा है, जमीन के साथ एंगल भी बना रहा है बच्चों। कितना डिग्री? 30 डिग्री। आगे उसने क्या बोला है? आगे बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री। फुट ऑफ ट्री, सर ट्री का फुट कहां पर है? सर बदला है, हेड बदला है, ट्री का फुट तो यहीं पर है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री, ट्री का फुट, टू द प्लांट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहां पे इस पेड़ का टॉप टच कर रहा है जमीन को, फुट और टॉप, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना बता रखा है प्यारे? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना बता रखा है? 8 मीटर बता रखा है। तो क्या पूछा है उसने? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट बताइए। अगर वो उसने पूछा है ट्री की हाइट बताइए, तो केवल खड़े हुए पार्ट जो इतना खड़ा हुआ है उसी की हाइट नहीं बतानी होगी, होल ऑफ द ट्री, पूरे के पूरे ट्री की हाइट पता लगानी होगी बच्चों। और पूरे के पूरे ट्री की हाइट पता लगाने का मतलब, पहले मैं क्या करूंगा, किसी तरह से इतने वाले पार्ट की वैल्यू पता लगाऊंगा, इसकी हाइट क्या है, फिर इसकी लेंथ पता लगाऊंगा क्या है, इसकी वैल्यू में इसकी वैल्यू को जब ऐड कर दूंगा तो ही तो मेरे को ट्री की हाइट मिलेगी। क्योंकि ये वाला पार्ट जो अभी नीचे गिरा है ये खड़ा ही तो था थोड़ी देर पहले हवा चलने से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले बाय डिफॉल्ट जो मैंने बताया पहले नामकरण कर देते हैं। ये है मान के चलिए ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। तो सबसे पहले जरा सुनिएगा, सॉल्यूशन जब मैं कर रहा हूं तो सॉल्यूशन करने के लिए लेट द हाइट ऑफ BC, इस वाले पार्ट की जो हाइट है वो मान लेता हूं कितनी? BC की हाइट में मान लेता हूं, मान के चलिए h मीटर। बच्चों इसको मान लिया ये है h मीटर, इसको भी कुछ मान लेता हूं, मान के चलो इसे मान लेता हूं ये है x मीटर। और बाय डिफॉल्ट ये अगर x मीटर है, ये x मीटर है, तो फिर ये भी बच्चों क्या होगा? x मीटर ही तो होगा। ये x मीटर है तो ये भी क्या होगा? x मीटर, x मीटर, x मीटर। तो मुझे इस क्वेश्चन में ये वाली साइड दे रखी है, इसके बेस पर h भी निकालना होगा, x भी निकालना होगा। पहले सारी चीज इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि लेट द हाइट ऑफ BC, BC की हाइट मान ली मैंने h, एंड लेंथ ऑफ BD, BD की लेंथ क्या होगी? तो याद रखिए BD की लेंथ मान लेता हूं मैं x मीटर। और मैं यहां पर एक और बात कह देता हूं, एज पर डायग्राम, जो मैंने डायग्राम बनाया है उसके आधार पर मैं ये भी कह सकता हूं क्या, कि जो BD होगा वो AB के इक्वल होगा, BD जो होगा वो AB के इक्वल होगा, और दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे? x मीटर के इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, अब मैं इस डायग्राम को ले रहा हूं, इस ट्राइंगल को ले रहा हूं, राइट ट्राइंगल ही लिया जाएगा हमेशा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं इन
राइट ट्राइंगल BCD, इस ट्राइंगल को ले रहा हूं BCD को। अगर बच्चों इस ट्राइंगल को लूँ तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, मैंने बताया कि जो हमें फाइंड करना होता है उसे ऊपर और जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसे लिखते हैं नीचे। तो बच्चों इस डायग्राम में मुझे क्या फाइंड करना है बताओ? मुझे इस डायग्राम में फाइंड दो चीजें करनी है, H भी फाइंड करना है और X भी फाइंड करना है। दोनों निकालते हैं एक एक करके। सबसे पहले मुझे H फाइंड करना है, तो मैं H को लिख दूंगा ऊपर, मतलब H ऊपर, और ये नीचे वाली साइड गिवन है, इसको लिख दूंगा 8 नीचे। लगे हाथ में एक और बात पूछना चाहता हूं कि यहां पर अगर थीटा डिग्री का एंगल है तो थीटा के सामने वाली साइड ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी बेस, और ये आपकी बाय डिफॉल्ट क्या रहेगी? हाइपोटेन्यूस रहेगी। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर मैंने क्या लिखा है बच्चों? H अपॉन में 8 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि H मुझे फाइंड करना है, 8 आपको ये वाली साइड 8 गिवन है। तो H अपॉन में 8 मतलब ये वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर, ये वाली साइड क्या है? बेस। तो मैंने क्या करा है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किया। तो आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है। तो याद रखिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है? tan थीटा होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? लिख दूंगा ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है? tan थीटा के, और थीटा का मतलब क्या है? 30 डिग्री। अच्छा, H अपॉन में 8 एज इट इज। tan 30 क्या होता है बच्चों? टेबल से यूज होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको। tan 30 होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा √3h और इक्वल टू में आएगा 8। H की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 अपॉन में √3। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली है? H की वैल्यू निकाली है। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, मैंने इसके बेस पर इसकी वैल्यू निकाल ली, अब इसके बेस पर इसकी वैल्यू भी तो निकालूंगा। तो यहां पे क्या करूंगा वो सुनिए। अगेन जरा सुनिएगा। इसी ट्राइंगल को मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल BCD ट्राइंगल, इसी ट्राइंगल में। अब मेरे को क्या फाइंड करना है जरा बताइए? अब मुझे फाइंड करना है क्या? X को लिखूंगा मैं ऊपर, X मुझे फाइंड करना है। और गिवन क्या है? गिवन मेरे को क्वेश्चन में ये वाली साइड गिवन है, यानी कि 8। अब मुझे बताइए ये कौन सी साइड है आपके डायग्राम में? H यानी कि हाइपोटेन्यूज। ये वाली साइड क्या है? बेस, यानी कि क्या बन रहा है? H अपॉन में B, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो डायग्राम में जाके देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस कहां पर है? हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, H अपॉन में B, H अपॉन में B, H अपॉन में B क्या होता है? सेक थीटा। H अपॉन में B यानी कि सेक थीटा। तो यहां पे मैं क्या लिख डालूं? सेक थीटा, थीटा का मतलब 30। अब x अपॉन में 8 एज इट इज। सेक 30 कितना होता है बच्चों? सेक 30 होता है, एक तरह से आपको याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया भी था कि शुरू के आप 3 वैल्यूज याद रखो, साइन की, कॉस की, टेन की। साइन, कॉस, टेन। तो कॉस सेक, सेक और कॉट अपने आप हो जाएगा। जैसे सेक 30 है तो सेक 30 की वैल्यू क्या होगी? कॉस 30 का उल्टा कर दो, क्योंकि सेक 30 कॉस 30 का उल्टा होता है। कॉस 30 होता है बच्चों √3/2। तो सेक 30 क्या हो जाएगा? सेक 30 हो जाएगा बाय डिफॉल्ट 2/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो √3x इक्वल टू में 16। x की वैल्यू आ जाएगी 16/√3। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने यहाँ पे h की वैल्यू भी निकाल ली, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू भी निकाल ली, और जो x यहाँ पे निकला होगा वही x तो यहाँ पे भी होगा। मुझे ट्री की टोटल हाइट पता लगानी थी, तो मैं ट्री की टोटल हाइट जो पता लगाऊंगा बच्चों, वो कैसे पता लगाऊंगा वो समझिएगा। बस थोड़ा सा रह गया, हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ ट्री का टोटल हाइट क्या होगा? उसके लिए h में हम लोग x को ऐड कर देंगे, h प्लस x। x का क्या मतलब है? 16/√3, और h का मतलब क्या है? 8/√3। थोड़ी जगह कम है, एलसीएम लूंगा तो 16 और 8 क्या होगा? 24/√3। इसमें बस रैशनलाइज कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए। 24 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 24√3, और ये √3 को √3 से करेंगे 3 8 जा 24, ये आ जाएगा बच्चों 8√3 मीटर। ये हमारी कहलाएगी क्या? हाइट ऑफ ट्री, यानी कि जो पेड़ टूट गया, टूटने से पहले उस पेड़ की जो टोटल हाइट थी वो 8√3। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या अगर क्वेश्चन ने अगर आपको अपनी तरफ से वैल्यू दे रखी है कि √3 की वैल्यू लगानी है, तब आप √3 की वैल्यू लगाकर 8 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार देखिएगा, नोट कीजिएगा, मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन 3 देखिएगा। ये मैं क्वेश्चन लिख नहीं पा रहा क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, लिखूंगा तो आधा बोर्ड तो क्वेश्चन से ही भर जाएगा।
तो थोड़ा सा आपको नोटबुक और जो आपकी बुक है उसको थोड़ा सामने रखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। हालांकि कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में है तो इसको करना थोड़ा सा ज़रूरी है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। कह रखा है एक कॉन्ट्रैक्टर है जो क्या कर रहा है, आपने देखा होगा जगह जगह जो पार्क होते हैं उनमें झूले लगे होते हैं, बच्चे ऊपर चढ़ते हैं और ऐसे फिसल करते हैं, उसे स्लाइडिंग्स बोलते हैं, स्लाइडिंग झूला। तो कह रखा है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड, मतलब झुका होगा, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। देखिए क्या है कि एक पार्क में एक जो है कॉन्ट्रैक्टर है वो झूले लगा रहा है, यानी कि एक तरह से कह लीजिए स्लाइडिंग लगा रहा है। छोटे बच्चों के लिए अलग स्लाइडिंग है, थोड़े बड़े बच्चों के लिए अलग स्लाइडिंग है। सबसे पहले बात करी है उन बच्चों की जिनकी एज कितनी है, जिनकी एज 5 years से कम है। तो उनके लिए उसने क्या कहा है, उनके लिए ऐसी स्लाइड लगेगी जिस स्लाइड की जो हाइट होगी बच्चों 1.5 मीटर होगी एंड इंक्लाइन एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, और एंगल कितना बना होगा, 30 डिग्री बना होगा ग्राउंड के साथ। मतलब समझ लीजिए कि ये एक स्लाइडिंग बनी है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, उसकी साफ बता रखी है उसकी हाइट कितनी है, तो उसकी हाइट है 1.5 मीटर। स्लाइडिंग का मतलब बच्चा ऐसे चढ़ता होगा और यहाँ पे ऐसे फिसल जाता होगा, बचपन में आप भी फिसले होंगे। और इस स्लाइडिंग का जो एंगल है वो क्या है, 30 डिग्री है। ये उन बच्चों के लिए है जिनकी एज बिलो 5 years है। आगे लिखा है वेयर एज, जबकि फॉर एल्डर चिल्ड्रन, एल्डर मतलब जो बड़े हैं, जो 5 years से बड़े हैं, शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइन एन एंगल 60 डिग्री टू द ग्राउंड। इसके बाद बड़े बच्चों के लिए थोड़ा सा झूला खतरनाक सा बना दिया है। जैसे ये झूला बनाया उसकी हाइट तो होगी कितनी, 3 meters, और जो स्लाइडिंग होगी ना वो थोड़ा सा ऐसे होगी, स्टीप होगी, ज़्यादा कहते हैं मोमेंटम नहीं होगा, मतलब ऐसे बच्चा बैठेगा ज़ियाँ से नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। ये छोटे बच्चों का, बड़े बच्चों का, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे बच्चा बैठेगा तो धीरे धीरे आएगा, और यहाँ पे बच्चा बैठेगा एकदम स्पीडली नीचे आएगा। आगे पूछा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो आपको पता लगाना है दोनों ही केस में स्लाइड्स की लेंथ बच्चों कितनी कितनी होगी। इस स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, इस स्लाइड की लेंथ कितनी होगी। तो मैं एक पार्ट करूंगा, दूसरा आपसे करवाऊंगा। इसका नामकरण कर देते हैं ABC, इसका नामकरण कर देते हैं PQR। अच्छा, मैं एक के बारे में बात करूंगा। उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, उसने पूछा है कि स्लाइड्स की लेंथ कितनी कितनी होगी। स्लाइड कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट स्लाइड है, ये वाला पार्ट स्लाइड है। तो इस वाली पार्ट की लेंथ मान लेते हैं x मीटर और इसकी लेंथ को मान लेते हैं y मीटर। मैं केवल एक पार्ट करूंगा, दूसरा पार्ट आप कर लेंगे खुद ही, और कहूंगा कि आप ये करने के बाद पॉज करके आप जरूर निकालें। तो देखिएगा जरा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी, उन बच्चों की फॉर एज बिलो 5 years, यानी कि मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनकी उम्र 5 साल से छोटी है, मतलब इस वाली स्लाइडिंग की। इसमें मेरे को बताइए क्वेश्चन में हाइट ऑफ स्लाइड कितनी दे रखी है बच्चों, स्लाइड की हाइट दे रखी है हमें 1.5 मीटर। अच्छा, इसके बाद लेंथ ऑफ स्लाइड, स्लाइड की लेंथ कितनी है, x मीटर है। इसके बाद आपको एंगल दे रखा है ACB 30। मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैं लिखता हूं इन राइट ट्रायंगल ABC। इस ABC ट्रायंगल में क्या होगा, मैंने बताया कि जो भी आपको फाइंड करना होता है उसे लिखें न्यूमरेटर में, और जो गिवन होता है उसे डिनोमिनेटर में। तो भैया इस ट्रायंगल में मुझे क्या फाइंड करना है, इस ट्रायंगल में मुझे फाइंड करना है AC। तो AC को लिख देता हूं मैं ऊपर, और क्या साइड गिवन है AB, इसको लिख देता हूं नीचे। तो क्या बन गया ये, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, क्योंकि जब एंगल बना था तो मैंने बताया था ना, एंगल जहां बना उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये वाली साइड बेस, और ये वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो क्या होगा, AC अपॉन में AB, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, H अपॉन में P। तो देखो बच्चों, H अपॉन में P, H अपॉन में P क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा।
तो यहां पे मैं लिख दूंगा, याद रखिएगा, कॉसेक और एंगल क्या बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। AC का मतलब क्या है, x, AB का मतलब क्या है 1.5 और कॉसेक 30 मैंने बताया था, साइन कॉस और टेन को याद रखिए, बाकी रिवर्स हो जाएंगे। कॉसेक किसका उल्टा होता है बच्चों, साइन का उल्टा। तो कॉसेक 30 याद नहीं है, कोई बात नहीं, साइन 30 तो याद करो। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो उसका रिवर्स कर दीजिए 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3। इसका मतलब इस वाली स्लाइड की जो लेंथ है वो कितनी होगी, 3 मीटर होगी। यानी कि इस केस में लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू 3 मीटर। इस वाले पार्ट को मैं नहीं करूंगा, ये वाला पार्ट अपनी बेहतरी के लिए आप खुद करें, डू योरसेल्फ करके दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आपने कर लिया होगा सेल्फ खुद ही। अब हम आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको कराऊंगा और 5 आपसे करवाने के लिए मैं बोलूंगा, आपको खुद करना होगा क्योंकि आपका ट्राई करना भी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन। याद रखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और वहाँ पे मान के चलिए कुतुब मीनार है, तो मैं अगर कुतुब मीनार के टॉप को देखूंगा तो मेरी आंखों पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलेंगे हम लोग क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन में क्या बोला है जरा सुनिएगा। क्वेश्चन में बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप का। कहां से, फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से, ऑन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड पर है, विच इज 30 मीटर अवे, जो कि 30 मीटर दूर है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, इस 30 डिग्री। मतलब क्या हुआ बच्चों, कह रखा है क्या, एक टावर है, इस टावर का साइड दे रखा है आपको और इसके बाद बोल रखा है क्या, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, मान के चलिए टावर का ये फुट है, इससे 30 मीटर की दूरी पर, यानी कि डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनने का मतलब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये हुआ बच्चों, हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं और यहां पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। दो बातें देख गई, एक तो डिस्टेंस भी 30 है, एंगल भी 30 है। पूछा क्या उसने क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पूछी है। टावर कहाँ है, ये रहा, ये है ए, ये है बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। टावर की हाइट को मैं मान लेता हूं h। अब एक बात सुनो, सबसे पहले जहां पे एंगल बना होता है, इसके एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये वाली साइड क्या होगी, बेस होगी, और ये वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूस। तो सबसे पहले मेरे को जो फाइंड करना है उसकी बात करूं मैं, तो सॉल्यूशन जब स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले लिखूंगा क्या, लेट द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट कितनी होगी बच्चों, तो टावर की हाइट मान लेता हूं मैं h मीटर। अच्छा, इसके बाद एंड डिस्टेंस बिटवीन, आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन BC के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, वो भी कितना, 30 मीटर। और एंगल दे रखा है आपको, एंगल ACB, वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री। अब मैं इस ट्राइंगल को ले लेता हूं और लिखता हूं क्या, इन राइट ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल ABC में क्या होगा बच्चों, तो ध्यान रखिए, मैंने आपको बार बार बोला है, जो आपको फाइंड करना होता है उसे ऊपर लिखिए, जो गिवन होता है उसे नीचे लिखिए। क्या फाइंड करना है, इस पे मुझे ये वाली साइड फाइंड करनी है, मतलब h फाइंड करना है। h को मैं लिखता हूं ऊपर, मुझे गिवन क्या है क्वेश्चन में, 30 गिवन है, 30 को लिख देता हूं नीचे। तो क्या बन जाएगा ये, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है tan थीटा। तो यहां पे मैं लिख दूंगा tan, और एंगल क्या बना है, 30 डिग्री। अब h अपॉन में 30 एज इट इज, tan 30 क्या होता है, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा √3h और ये आएगा 30, मतलब कुल मिला के h की वैल्यू आ जाएगी 30 अपॉन में √3, डिवाइड में जाएगा। अब इसमें बच्चों √3 आए तो रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज करेंगे, 30 को √3 से करेंगे 30√3 और √3 को √3 से करेंगे 3, h की वैल्यू 10 3 जा 30, यानी कि 10√3। उसने क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732,
तो √3 की वैल्यू 1.73 दे रखी है तो 73 लगाइए, हालांकि 1.732 भी देता है तो 1.732 लगा देंगे। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 7.3 मीटर। ये आपकी आ जाएगी क्या, टावर की हाइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 4 के बाद मैं चाहूँगा 5th आप पहले खुद कीजिए, ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। 5th आप कीजिए, उसके बाद 6 मैं कराऊंगा। 6 थोड़ा खास क्वेश्चन है, पॉज करके आप नोट कीजिएगा।